इंसानी फितरत के 18 रहस्य, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सच। अगर आप ये जान लें कि इंसान क्यों झूठ बोलता है, क्यों प्यार में धोखा देता है, क्यों सामने कुछ और होता है और पीछे कुछ और, तो यकीन मानिए कोई भी आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगा। ये वीडियो आपकी सोच को अंदर से झकझोर देगा। बुक इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक ऐसी खिड़की खोलती है जिससे हम इंसानों की छुपी हुई सोच, चालाकी, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को पहचान सकते हैं। ये किताब सिर्फ दूसरों को समझने की नहीं है, ये खुद को पहचानने की चाबी है। हर अध्याय में एक ऐसा कानून है जो इंसानी व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इमोशंस को काबू में रखें, कैसे दूसरों के चेहरे के पीछे छिपे इरादों को पढ़ें और कैसे एक बेहतर समझदार इंसान बने। चैप्टर 1, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, भावनाओं का वशीकरण। कभी आपने सोचा है कि जब हम गुस्से में होते हैं तब वो शब्द क्यों बोल जाते हैं जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते? क्या वाकई हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं या हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं? इंसान खुद को तर्कशील, लॉजिकल मानता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर फैसले हम भावनाओं के असर में लेकर बाद में उसे तर्क के जामे में ढालते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे लॉ ऑफ इरेशनैलिटी कहते हैं। मतलब हर इंसान के भीतर एक अदृश्य आग है जो उसके सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। एक कहानी से समझते हैं, नेपोलियन का गुस्सा। नेपोलियन बोनापार्ट, इतिहास का सबसे चर्चित सेनापति। एक बार उसने एक अधिकारी को सिर्फ इसीलिए सजाए मौत दे दी क्योंकि उस अधिकारी ने उसकी सलाह की आलोचना कर दी थी। गुस्से की उस लहर में नेपोलियन को सिर्फ अपनी ईगो दिख रही थी, वो तर्क नहीं। यही लॉ ऑफ इरेशनैलिटी का जीवंत उदाहरण है। इसका विज्ञान क्या कहता है? मानव मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है। एक लिम्बिक सिस्टम जो हमारी भावनाओं को संचालित करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने और निर्णय लेने का हिस्सा है। जब हम डर, गुस्से, जलन या प्रेम की स्थिति में होते हैं तब लिम्बिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है और हम बिना सोच समझे रिएक्ट करने लगते हैं। ये हमारे जीवन में कैसे असर करता है? आपने कभी सुना होगा, गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। प्यार में इंसान वो सब मान लेता है जो तर्क के खिलाफ होता है। जलन में हम दूसरों की तरक्की को अपना दुख मान लेते हैं। ये सब उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि हमारा दिमाग पहले महसूस करता है, फिर सोचता है। इससे निपटने का उपाय, खुद को कैसे बचाएं? 1, पहचानिए कि आप भावनात्मक हैं। कोई फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, मैं अभी भावनाओं में हूं या वाकई सोच समझकर बोल रहा हूं? 2, 5 सेकंड रूल। कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकिए। यह आपकी सोचने की शक्ति को एक्टिव करता है। 3, जर्नलिंग करें। अपने गुस्से, डर, जलन या उदासी को लिखिए। इससे आप धीरे धीरे खुद को समझना सीखते हैं। 4, दूसरों के भावनात्मक ट्रिगर को समझें। किसी की आवाज तेज क्यों हो रही है? कोई बार बार एक बात पर क्यों अटक रहा है? जानिए इमोशन बिहाइंड द एक्शन, ह्यूमन टच टेक अवे, मानव भावना से जुड़ा सार। इंसान तब तक खुद का मालिक नहीं बन सकता जब तक वो अपनी भावनाओं को पहचानना और संभालना न सीख जाए। ये नियम केवल दूसरों को पहचानने का नहीं बल्कि खुद को धोखा देने से बचने का है। शॉर्ट समरी, इंसान की सोच तर्क पर नहीं, भावनाओं पर आधारित होती है। लिम्बिक सिस्टम हमारी निर्णय प्रक्रिया को हाईजैक कर सकता है। खुद को समझिए, दूसरे की भावनाओं के पीछे की कहानी को पहचानिए। यही पहला कदम है दूसरों से एक कदम आगे रहने का। चैप्टर 2, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान खुद से प्यार करता है, पर कितना ज्यादा? हर इंसान अपने दिमाग में खुद को एक हीरो समझता है, लेकिन जब ये भावना हद से बढ़ जाए तो वो दूसरों के लिए विलेन बन जाता है। हिटलर और उसका आईना की कहानी। अडोल्फ हिटलर बचपन से ही खुद को खास समझता था। वो हमेशा चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके विचारों को सर्वोच्च माने। जब किसी ने उसकी आलोचना की तो वो क्रोधित हो जाता। धीरे धीरे उसकी सेल्फ लव एक संकट बन गई। नतीजा, इतिहास ने देखा कि एक इंसान की अति आत्म मुग्धता ने करोड़ों जानें ले ली। साइंस बिहाइंड नार्सिसिज्म। हम सभी में थोड़ी बहुत नार्सिसिज्म यानी आत्म मुग्धता होती है। यह एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो हमें मोटिवेट करती है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंसान दूसरों को नीचा समझने लगता है, आलोचना से नफरत करता है और हर बात में मैं को रखता है। इसका असर हमारे रिश्तों और जीवन पर। नार्सिसिस्ट लोग रिश्तों में भावनात्मक शोषण करते हैं। वो दूसरों की सलाह को रिजेक्ट करते हैं। वो टीम में काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही सही हैं। इससे कैसे बचें या सामना करें? 1, अपने अंदर की नार्सिसिज्म को पहचानें। क्या आप हर तारीफ अपने लिए चाहते हैं? क्या आलोचना आपको चुभती है? 2, एम्पैथी बढ़ाइए। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं, नार्सिसिज्म घटती है। 3, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट से दूरी बनाएं। ऐसे लोग आपको गिल्ट ट्रिप में डाल सकते हैं, इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं। 4, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अपनाइए। इससे आप ग्राउंडेड और हम्बल रहते हैं। भावनात्मक संदेश,
ह्यूमन टच टेक अवे। खुद से प्यार करना बुरा नहीं, पर इतना भी नहीं कि आप दूसरों की अहमियत भूल जाएं। असली ताकत उस इंसान में होती है जो खुद को जानता है पर दूसरों को भी समझता है। चैप्टर 3, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। चेहरे की मुस्कान पर अंदर क्या? हर दिन हम एक किरदार निभाते हैं, बेटे, दोस्त, लीडर, आशिक, पर क्या ये असली हम हैं? क्लियोपेट्रा की मुस्कुराहट की कहानी। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा बेहद आकर्षक और चालाक थी। वो जब जूलियस सीजर और मार्क एंटनी से मिली तब उसने खुद को एक मासूम राजकुमारी के रूप में पेश किया, जबकि अंदर से वो एक राजनीतिक दिमाग थी। उसका चार्म, उसकी एक्टिंग, सब उसे ताकत दिलाने का तरीका था। क्या हर कोई मास्क पहनता है? जी हाँ, हम सभी समाज में अपने रोल्स निभाने के लिए चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं। ऑफिस में हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, रिश्तों में हम प्यार जताते हैं, सोशल मीडिया पर संपूर्ण दिखते हैं, पर सच्चाई ये है, ये सब रोल्स हैं। इसका मनोवैज्ञानिक आधार, इंसान स्वीकृति चाहता है, इसलिए खुद को वैसा दिखाता है जैसा समाज देखना चाहता है। इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं, जहां इंसान अपने असली स्वरूप को छुपाकर एक डिजायर्ड इमेज बनाता है। लोगों के मुखौटे कैसे पहचाने? यीट बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। शब्दों से ज्यादा आंखें, हाव भाव और टोन सच्चाई बताते हैं। 2, उनके एक्शंस को कंसिस्टेंसी में देखिए। कोई बार बार एक ही पैटर्न दोहरा रहा है, वो उसका असली स्वरूप है। 3, क्वेश्चंस पूछिए जो गहराई से हों, सुपरफिशियल सवालों से नहीं। असली चेहरे तब दिखते हैं जब आप सोल टचिंग सवाल पूछते हैं। खुद का मुखौटा उतारना सीखें, वल्नरेबल बनना सीखिए, यानी अपनी कमजोरियां साझा करना। खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं, फ्लॉड बट रियल। जिन्हें दुनिया असली जानती है वो सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, पर जो खुद को जान जाते हैं वो कभी खोते नहीं। चैप्टर 4, कंपल्सिव बिहेवियर। लोग अपनी आदतों से मजबूर क्यों होते हैं? वो बार बार धोखा देता है, पर हम सोचते हैं शायद इस बार बदल गया होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का पैटर्न की कहानी। नेपोलियन एक जीनियस जनरल था, लेकिन उसे हर जगह खुद को साबित करने की सनक थी। वो बार बार लड़ाइयों में कूदता गया, जीत के बाद भी नहीं रुका। आखिरकार उसने रशिया पर हमला कर दिया, जहां उसकी सेना तबाह हो गई। यही उसका कंपल्सिव पैटर्न था, खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने की जिद। साइंस बिहाइंड इट। हर इंसान का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, यानी कुछ चीजें बार बार करना, चाहे वो उसके हक में हो या नहीं। कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं, कुछ हर बार गुस्से से अपनी बात बिगाड़ते हैं, कुछ हर मौके पर खुद को नीचा दिखा देते हैं। इसका कारण होता है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और इमोशनल ट्रिगर्स। कैसे पहचानें कि कोई कंपल्सिव बिहेवियर में है? 1, एक जैसी गलतियां बार बार। 2, बिना सोचे तुरंत रिएक्शन देना। 3, अतीत से सीखा नहीं जाता। क्या हल है? अवेयरनेस। जब आप जान जाते हैं कि आप क्या रिपीट कर रहे हैं, तभी सुधार शुरू होता है। पैटर्न ब्रेक। अपने ट्रिगर्स को पहचान कर कॉन्शियस रिस्पॉन्स देना। थेरेपी या जर्नलिंग। गहरे बिलीफ सिस्टम्स को समझने का सबसे बेहतर तरीका। जो इंसान अपनी आदतें नहीं बदलता, वक्त उसे बदल देता है, पर तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। चैप्टर 5, लॉ ऑफ कवेटसनेस। इंसान को वही क्यों चाहिए जो उसके पास नहीं होता? जब चीजें आसानी से मिल जाएं, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, पर जो नहीं मिला उसी का पीछा करते रहते हैं। मैरिलिन मनरो की मोहक चुप्पी की कहानी। मैरिलिन मनरो अपने समय की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली एक्ट्रेस थी, लेकिन वो कभी खुलकर सामने नहीं आती थी। वो पार्टियों में कम बोलती थी, रहस्यमयी रहती थी, और इसी ने उसे और ज्यादा डिजायर्ड बना दिया। लोगों को उसके बारे में जानने की तड़प ने उसे एक आइकन बना दिया। मनोविज्ञान क्या कहता है? कवेटसनेस या हैंडस, लालच, प्लस अनअटेनेबल चीज के लिए अट्रैक्शन। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो, जो रेयर या खास दिखे, जो दूसरों के पास हो। रियल लाइफ में यह कैसे दिखता है? किसी और का रिश्ता हमें परफेक्ट लगता है, जो करियर हमारा नहीं वही ज्यादा दिलचस्प लगता है। पुरानी चीजें याद आती हैं जो कभी हमारे पास थी ही नहीं। इससे कैसे निपटें? 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो आपके पास है उसकी गिनती करें। 2, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी पहचानें, क्या वो चीज वाकई आपके लिए सही है या सिर्फ उसकी चमक है। 3, खुद को रिडिफाइन करें, आपके गोल्स बोरोड हैं या आपके अपने। दूसरों की चीजें हमेशा ज्यादा सुनहरी लगती हैं,
पर कभी कभी वो सिर्फ इल्यूजन होती है। चैप्टर 6 लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। इंसान दूर की सोच क्यों नहीं रखता? हमने पूरे जंगल को काट दिया ताकि आज लकड़ी मिल जाए, और कल जब बारिश आई तो सब बह गया। कोडाक की भूल की कहानी। कोडाक कभी फोटोग्राफी की दुनिया का बादशाह था। उसके पास डिजिटल कैमरा की टेक्नोलॉजी सबसे पहले आई, लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में उसे दबा दिया। नतीजा, दूसरी कंपनियां आगे निकल गईं और कोडैक बर्बाद हो गया। शॉर्ट टर्म थिंकिंग का साइकोलॉजी। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहता है, ये एवोल्यूशनरी बिहेवियर है। लॉन्ग टर्म सोचना एनर्जी और पेशेंस मांगता है। इमोशन बेस्ड डिसीजंस शॉर्ट टर्म होते हैं। फियर, ईगो, ग्रीड, ये सोच हमें कहां ले जाती है? जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में घोटाले रिश्तों को संभालने की बजाय पलायन, हेल्थ की कुर्बानी करियर के लिए कैसे रखें? दूरदृष्टि। 1. डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखें। आज थोड़ा सैक्रिफाइस करिए ताकि कल बड़ा फायदा हो। 2. 10 ईयर रूल। कोई भी फैसला लें तो सोचिए 10 साल बाद क्या ये सही लगेगा। 3. प्लानिंग हैबिट बनाइए। हर हफ्ते अपने गोल्स और स्टेप्स की समीक्षा करें। जो दूर देखता है वही वक्त से आगे चलता है, बाकी तो सिर्फ हालातों के गुलाम बनते हैं। चैप्टर 7 लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। इंसान सच से इतना डरता क्यों है? सच कह दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, और झूठ कहो तो वो खुश रहते हैं। आखिर क्यों? गैलीलियो और चर्च की लड़ाई की कहानी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से साबित कर दिया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन चर्च को यह बात स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उनकी सेंचुरीज पुरानी टीचिंग पर सवाल उठता था। नतीजा, गैलीलियो को माफी मांगनी पड़ी और चुप रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंसान जब अपनी मान्यता पर सवाल सुने तो वो अटैक समझता है। साइकोलॉजिकल लॉजिक। हर इंसान की एक सेल्फ इमेज होती है। जब कोई बात उस इमेज पर चोट करती है, ईगो एक्टिवेट हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है डिफेंसिवनेस, गुस्सा, डिनायल। कैसे दिखती है डिफेंसिवनेस? कोई गलती बताओ तो बोलेगा तुम परफेक्ट हो क्या? नई बात बताओ तो बोलेगा अरे ये तो बकवास है। सलाह दो तो कहेगा मुझे मत सिखाओ। डिफेंसिवनेस तोड़ने के तरीके। 1. इनडायरेक्ट अप्रोच। सीधे टोकने की बजाय सवाल पूछो, तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? 2. वैलिडेट। फर्स्ट, पहले उनकी बात समझो, फिर अपने पॉइंट पर लाओ। 3. टाइमिंग मैटर्स। जब इंसान काल्म हो तब बात समझ में आती है। सच तभी असर करता है जब वो ईगो को नहीं, आत्मा को छूता है। चैप्टर 8 लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। जब इंसान खुद ही अपने रास्ते में आ जाता है, कई बार हमारी हार की वजह कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। विंसेंट वैन गॉग, प्रतिभा और पीड़ा की कहानी। वैन गॉग दुनिया का महान चित्रकार था, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं था। उसके मन में हमेशा रिजेक्शन का डर था। उसे लगता था लोग उसे समझ नहीं सकते। इसी माइंडसेट के कारण उसने कई मौके खोए और अंत में खुदकुशी कर ली। वाई वी सेल्फ सैबोटाज। लो सेल्फ वर्थ। हमें लगता है हम लायक नहीं हैं। फियर ऑफ सक्सेस। लोग सक्सेस से भी डरते हैं क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। कंफर्ट इन फैमिलियर पेन। जो तकलीफी जानी पहचानी होती है, हम बार बार वहीं लौटते हैं। सेल्फ सैबोटाज कैसे दिखता है? आखिरी समय पर काम टालना, बार बार टॉक्सिक लोगों को चुनना, अपनी वैल्यू को खुद छोटा समझना, बार बार बहाने बनाना। सॉल्यूशन 1. आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीव्स। क्या आप खुद को सच में लायक समझते हैं? 2. टाइनी विंस। छोटे छोटे सक्सेस से सेल्फ वर्थ बनती है। 3. पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाओ। खुद को लूजर नहीं, लर्नर मानो। खुद से जीता तो हर जंग आसान है, वरना खुद से हारा इंसान दुनिया में कहां टिक पाया है। चैप्टर 9 लॉ ऑफ रिप्रेशन। वो साया जो हमारे अंदर छुपा बैठा है। हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। कभी कभी वो अपने अंदर की आग को छुपा रहा होता है। टेड बंडी, चार्मिंग बाहर राक्षस अंदर की कहानी। टेड बंडी एक वेल ड्रेस्ड इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन अंदर गुस्सा, वासना और नफरत की ज्वाला छुपी थी। कई सालों तक उसने ये सब रिप्रेस किया, और जब वो फटा तब सीरियल मर्डर बन गया। रिप्रेशन क्या होता है? वो इमोशंस जो हमें बुरे लगते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, वासना, उन्हें हम दबा देते हैं, पर वो इमोशंस मरते नहीं, छुपकर हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। कैसे दिखता है?
रिप्रेशन, हर समय खुश दिखने की जरूरत। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, अचानक अनकंट्रोलेबल इमोशनल एक्सप्लोजन। रिप्रेशन से मुक्ति कैसे मिले? 1. शैडो वर्क, अपनी अंदर की अंधेरी भावनाओं को एक्सेप्ट करो। 2. इमोशनल एक्सप्रेशन, लिखो, रो, बोलो, लेकिन दबाओ मत। 3. कंपैशन, खुद को दोष ना दो। इंसान होना मतलब सभी रंगों का होना। जिस अंधेरे को तुम छुपा रहे हो वही तुम्हें निगल जाएगा अगर तुमने उसे अपनाया नहीं। चैप्टर 10, लॉ ऑफ एनवी, सबसे खतरनाक छुपा हुआ जहर। लोग तुम्हारी सफलता से तब तक खुश रहते हैं जब तक वो उनकी सफलता से बड़ी ना हो जाए। मोजार्ट और सालियरी की जलन की कहानी। सालियरी एक सम्मानित संगीतकार था, लेकिन जब मोजार्ट आया उसकी प्रतिभा ने सालियरी को पीछे छोड़ दिया। मोजार्ट तो केयरफ्री था, लेकिन सालियरी अंदर ही अंदर जलता रहा। वो मोजार्ट की काबिलियत से नहीं, उसकी कुदरती प्रतिभा से चिढ़ता था। सालियरी ने उसका इनडायरेक्टली नुकसान करने की हर कोशिश की। यही होता है ईर्ष्या का असर। साइकोलॉजिकल लॉजिक, एनवी तब होती है जब हम किसी के पास कुछ देखकर खुद को कमतर मान लेते हैं। ये भावना छुपी होती है। लोग बोलेंगे आई एम हैप्पी फॉर यू, लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं। एनवी हमेशा उन लोगों से होती है जो हमारे जैसे होते हैं। भाई, दोस्त, सहकर्मी। एनवी को कैसे पहचाने? दूसरों की खुशी में जलन, किसी के गिरने पर अंदर से राहत महसूस करना, लगातार कंपैरिजन करना, बचाव के तरीके। 1. सेल्फ अवेयरनेस, एनवी महसूस करना गलत नहीं, उसे पहचानना जरूरी है। 2. सेलिब्रेट अदर्स, उनकी जीत में खुद की प्रेरणा ढूंढो। 3. अबंडेंस मेंटालिटी, हर किसी के लिए जगह है, उनकी चमक तुम्हारी रोशनी नहीं छीन सकती। दूसरों की जलन से नहीं, खुद की सोच से जीत मिलती है। चैप्टर 11, लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सफलता के बाद घमंड का जाल। सफलता से ज्यादा खतरनाक चीज है सफलता का घमंड। हावर्ड ह्यूग्स, जीनियस से पागलपन तक की कहानी। हावर्ड ह्यूग्स एक शानदार इन्वेंटर और फिल्म मेकर था। उसने हवाई जहाज बनाए, फिल्में बनाई, सफलता उसके कदम चूमती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को भगवान समझ लिया। वो हाइजीन फ्रीक बन गया, आइसोलेशन में रहने लगा और अंत में बर्बादी की ओर चला गया। क्यों? क्योंकि ग्रैंडियोसिटी ने उसकी रियलिटी को छीन लिया। साइकोलॉजिकल लॉजिक, सक्सेस डोपामिन देती है और इंसान खुद को जरूरत से ज्यादा खास समझने लगता है। ईगो कहता है मैं हमेशा सही हूं। ये एटीट्यूड हर फीडबैक को रिजेक्ट करता है और डाउनफॉल शुरू होता है। ग्रैंडियोसिटी कैसे दिखती है? कोई सुझाव पसंद नहीं आता, खुद को स्पेशल केस समझना, दूसरों को कमतर समझना। ग्रैंडियोसिटी से कैसे बचें? 1. ग्राउंडेड रहें, रियल लोगों से जुड़े रहो जो सच बोलें। 2. लर्न कंटिन्यूअसली, सक्सेस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। 3. ईगो को पॉज दो, खुद को कभी कभी मिरर में देखो, इंसान हो, भगवान नहीं। जो खुद को बड़ा समझता है वो दूसरों से सीखना बंद कर देता है और यहीं से गिरावट शुरू होती है। चैप्टर 12, लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, हर इंसान में दोनों ऊर्जा होती है। कभी नरमी में ताकत होती है, कभी सख्ती में करुणा। इंसान वही सफल होता है जो इन दोनों को समझता है। क्लियोपाट्रा, महिला जो पुरुषों की दुनिया जीत गई की कहानी। क्लियोपाट्रा ने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे महान योद्धाओं को सिर्फ सुंदरता से नहीं, अपनी बुद्धि और रणनीति से प्रभावित किया। उसने नारीत्व को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बनाया और मैस्कुलिन दुनिया में अपनी जगह बनाई। साइकोलॉजिकल लॉजिक, हर इंसान में मैस्कुलिन लॉजिक, डिसिप्लिन और फेमिनिन इमोशन, इंट्यूइशन, एनर्जी होती है, पर समाज ने रिजिड कर दिया। लड़के रोते नहीं, लड़कियों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये रिजिडिटी हमारी पर्सनैलिटी को अधूरी बनाती है। जेंडर रिजिडिटी कैसे दिखती है? लड़का भावुक हो तो उसे कमजोर समझा जाता है, लड़की असर्टिव हो तो उसे रूड कहा जाता है। लोग अपने नेचर को दबाते हैं सिर्फ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में फिट होने के लिए। बैलेंस कैसे लाएं? 1. एक्सेप्ट बोथ एनर्जीज, नर्म होना भी ताकत है और सख्त होना भी। 2. ड्रॉप लेबल्स, इंसान को उसके एक्शन से जानो, जेंडर से नहीं। 3. एडेप्टेबल बनो, सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर बदलना मैच्योरिटी है। ताकत उस इंसान में होती है जो अपने अंदर की दोनों शक्तियों को पहचानता है, चाहे वो नर हो या नारी।
चैप्टर 13 लॉ ऑफ एमलेसनेस। बिना लक्ष्य के भटकता जीवन। अगर मंजिल नहीं तय की तो रास्ते आपको कहीं भी ले जाएंगे और शायद कहीं नहीं भी। माइक टायसन, ताकतवर शरीर लेकिन खोया हुआ दिमाग की कहानी। माइक टायसन दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर था, लेकिन उसका जीवन एक क्लियर पर्पस से खाली था। उसने पैसे उड़ाए, गलत लोगों से जुड़ा और अंत में खुद को खो बैठा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी ताकत का कोई उद्देश्य नहीं था। साइकोलॉजिकल लॉजिक। एमलेसनेस का मतलब सिर्फ बेरोजगार होना नहीं, बिना जीवन दिशा के जीना है इंसान को। जब तक किसी चीज के लिए जीना ना लगे तब तक वो खाली महसूस करता है। बिना लक्ष्य के लोग दूसरों के सपनों का हिस्सा बन जाते हैं। एमलेसनेस के संकेत। हर दूसरे दिन नई हॉबी या काम में लगना, अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहना, सुबह उठने का कोई पर्पस महसूस ना होना। उपाय क्या है? एक बड़ा उद्देश्य तय करो। क्या वो चीज है जो तुम्हारे दिल को जोश देती है? 2 उसी दिशा में छोटा कदम रोज रखो। 3 डिस्ट्रैक्शन से बचो। हर शाइनी चीज गोल नहीं होती। ताकतवर तीर भी तब बेकार है जब उसे किस दिशा में चलाना है ये तय ना हो। चैप्टर 14 लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। भीड़ की सोच से बचो। भीड़ में खड़े रहना आसान है, लेकिन अपनी सोच रखना बहादुरी है। स्टैनली मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट, आज्ञा का अंधापन की कहानी। 1960 में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक मिलग्राम ने एक प्रयोग किया। लोगों से कहा गया कि वो किसी और को बिजली का झटका दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अथॉरिटी ने कहा। लोगों ने दूसरों को बुरी तरह तकलीफ दी, बिना सोचे कि ये सही है या गलत। क्यों? क्योंकि वो भीड़ की आज्ञा से चले। साइकोलॉजिकल लॉजिक। इंसान सोशल क्रीचर है, उसे भीड़ से अप्रूवल चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, लेकिन यही कन्फॉर्मिज्म हमें मासूम गलतियों से अपराध तक पहुंचा सकता है। कन्फॉर्मिटी के नुकसान। अपने नैतिक मूल्य खो बैठना, भीड़ में आइडेंटिटी गुम हो जाना, नफरत फैलाने वाली सोच का हिस्सा बन जाना। हाउ टू रेजिस्ट इट। 1 अपने विचारों पर विश्वास रखो। 2 हर ट्रेंड को फॉलो मत करो, पहले सोचो क्या यह सच में मेरे लिए सही है। 3 भीड़ में खड़े हो, लेकिन सोच अपनी रखो। भीड़ में सबसे अलग दिखना आसान नहीं, लेकिन वही इंसान इतिहास बनाता है। चैप्टर 15 लॉ ऑफ फिकलनेस। लोगों की निष्ठा कब बदल जाए पता नहीं चलता। लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा है। नेपोलियन और जनता का बदलता प्यार की कहानी। नेपोलियन को लोग भगवान की तरह मानते थे। जब वो जीता, सब जय जयकार करते, लेकिन जैसे ही वो हारने लगा, वही लोग जो उसके लिए जान देने को तैयार थे, उसे गद्दार कहने लगे। क्यों? क्योंकि इंसानी लॉयल्टी इंटरेस्ट से जुड़ी होती है, इमोशन से नहीं। साइकोलॉजिकल लॉजिक। लॉयल्टी अक्सर स्थायी नहीं होती, वो टेम्परेरी एडमिरेशन होती है। जब तक तुम काम के हो, लोग साथ हैं। सक्सेस और चार्म। फीका पड़ते ही लोग निकल जाते हैं। लोगों की फिकल नेचर को कैसे समझें? बहुत जल्दी प्रेज करने वाले अक्सर जल्दी क्रिटिसाइज भी करते हैं। जो आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, शायद वो लॉयल्टी नहीं, सर्वाइवल के लिए हैं। क्या करें? 1 वैल्यू क्रिएट करो, सिर्फ अटेंशन नहीं। 2 एक्सपेक्टेशंस कम रखो, लोग बदलेंगे ये मान के चलो। 3 ट्रू लॉयल्टी की पहचान करो, जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहें। जिस लॉयल्टी पर ईगो टिके वो टूटेगी, लेकिन जिस पर वैल्यूज टिके हों वो हमेशा रहेगी। चैप्टर 16 लॉ ऑफ एग्रेशन। हर मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ शिकार। हर इंसान के अंदर एक शिकारी छिपा है, फर्क बस इतना है, कोई उसे दबा लेता है, कोई उसे दुनिया पर छोड़ देता है। स्टीव जॉब्स, नाराज आदमी या दूरदर्शी योद्धा की कहानी। स्टीव जॉब्स अपने कर्मचारियों पर चीखता था, बहुत कठोर था, मगर वो अग्रेशन किसी को तोड़ने के लिए नहीं,